Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class number 17 of Web 3.0 and Metaverse. Right class, so उम्मीद है आप तमाम लोग बहुत खैरियत से होंगे. I want you people to remain completely motivated, enthusiastic and focused towards the work. इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जिसमें इंशाल्लाह आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकोगे और मुल्क पाकिस्तान के जो हालात है उसको भी बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले कर पाओगे. Let's not waste further time and continue with the technical part of the class. ओके क्लास, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टू डू एप्लीकेशन बनाई थी और हमने ये देखा था कि डॉम के थ्रू हम कैसे अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं. आज इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास होगी ECMAScript 5 की और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव ऑन होंगे. ओके क्लास, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ क्लास 17 के नाम से. यहाँ पे मैं CMD ओपन कर लेता हूँ. अच्छा क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 68 चैप्टर आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया था. ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होना है वो होना है ऑब्जेक्ट्स पे. ऑब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जावास्क्रिप्ट इज़ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक index.html की फ़ाइल. एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ यहाँ पे. इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट्स हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं. अच्छा, ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत हमें पेश इसलिए आई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक होस्टिंग प्लान दिया हुआ इन लोगों ने, बेसिक, प्रोफेशनल और अल्टीमेट. इसमें इन्होंने कुछ पैकेजेस दिए हैं कि मंथली में आपको $4 का रिलीफ मिलेगा, $5 का, $9 का. इस तरह इन्होंने अपने होस्टिंग प्लान्स बनाए हुए अलग अलग चीज़ों के. ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे इस बेसिक का एक पूरा डाटा बनाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, प्लान 1 नेम बेसिक करेंगे, फिर प्लान 1 के प्राइस, फिर स्पेस, फिर डाटा, फिर पेजेस. आप लोग देखते जा रहे हैं हर चीज़ के इतने सारे वेरिएबल्स बन रहे हैं जिससे हमारी जो सिस्टम की मेमोरी है वो स्लो हो जाती है और हमारी एप्लीकेशन भी स्लो हो जाती है. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आए ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास उसका सिंटैक्स ये है कि वार प्लान 1 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक होता है हमारे पास प्रॉपर्टी नेम और दूसरी होती है प्रॉपर्टी वैल्यू. मैं यहाँ पे चलता हूँ. अच्छा, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आप एक वेरिएबल बनाएंगे वार obj इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, यहाँ पे अब आप फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ प्लान 1 के नाम से. ठीक है, प्लान 1 हमारा क्या है, नेम मैंने रखा बेसिक. ठीक है, उसके बाद फिर उसके प्राइस मैंने रखे 300 और उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं. स्पेस है, ट्रांसफ़र है, पेजेस है. हमने स्पेस एक प्रॉपर्टी लिखी 100 और ट्रांसफ़र क्या है वैल्यू उसकी 1000. पेजेस हमारे पास एक प्रॉपर्टी नेम है और उसकी वैल्यू हमारे पास 10 है. ठीक है, तो सिंपली बेसिक ये एक ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर सेल का. ठीक है, आप चाहें तो आप अपने नेम से भी बना सकते हैं. मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का बनाया एक ऑब्जेक्ट. ठीक है, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का नेम आता है. ठीक है, मैंने लिख दिया स्टूडेंट का नेम है फराज और उसके बाद फिर उसकी जो एज है वो है 22, उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस है
faraz@gmail.com, ठीक है। और उसके बाद उसका एड्रेस भी आ जाता है, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आप गेट करना चाह रहे हैं तो वो आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर मुझे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को टारगेट करना हो, उसकी वैल्यू चाहिए हो हमें कंसोल पे, अलर्ट पे या डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, तो उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है कि आप इस वेरिएबल को कंसोल कर लें। पहले कंसोल करके चेक करते हैं कि इस वेरिएबल पे हमें मिल क्या रहा है। मैं कॉपी बात कर लेता हूँ, ब्राउज़र पर आते हैं, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। इस ऑब्जेक्ट को मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे की वैल्यू दोनों हैं, मतलब जितनी मैंने 4 कीज़ बनाई है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे भी 4 कीज़ हैं और यहाँ पे भी 4 मेरे पास उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये तो पूरा एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अगर मुझे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा? जिस तरह आप एरे पे ये उसके इंडेक्स नंबर को गेट करते थे, इसी तरह ऑब्जेक्ट में आप इंडेक्स नंबर नहीं बल्कि डॉट से। अब मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम के ऑब्जेक्ट के अंदर उसका नेम, मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फराज स्टूडेंट का नेम आ गया। तो आप डॉट के थ्रू पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं यहाँ पे ईमेल भी एक्सेस कर लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास उसकी ईमेल भी आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज लिख सकता हूँ, माय नेम इज़, हमारे पास आएगा स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद एंड आई एम, ठीक है। उसके बाद फिर स्टूडेंट की एज आ जाएगी, स्टूडेंट डॉट एज। उसके बाद माय ईमेल एड्रेस इज़, स्टूडेंट की ईमेल आ जाएगी हमारे पास, स्टूडेंट डॉट ईमेल। और उसके बाद माय एड्रेस इज़, और स्टूडेंट का हमारे पास एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव करके हम चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। रिफ़्रेश करा तो मेरे पास मैंने एक पूरा मैसेज बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेव करके आप चेक करते हैं। माय नेम इज़ फराज एंड आई एम 22, माय ईमेल एड्रेस दिस एंड माय एड्रेस इज़ कराची, ठीक है क्लास। तो क्लास बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ये बात सबको समझ में आती है, जल्दी से बताएंगे। ओके, फिर हम अपने डॉक्स पे चलते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर चाहें तो आप इसके अंदर एक एरे भी बना सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने एक प्रॉपर्टी डाली हॉबीज़ के नाम से, ठीक है। हॉबीज़ एक स्टूडेंट की बहुत सारी हो सकती हैं। मैंने कहा प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग, और कौन कौन सी हो सकती हैं, स्टडीज, ठीक है। अब ये 2 रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट हॉबीज़, जो कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो फिर मेरे पास ये एक एरे आ गया, ठीक है। अब आप सबको पता है कि एरे का अगर मुझे रीडिंग चाहिए तो आप एरे आराम से निकाल सकते हैं। रीडिंग कौन से इंडेक्स पे? 0 1, तो आप हॉबीज़ के 1 इंडेक्स पे जाके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरे ऑब्जेक्ट में एक्सेस करती है कि नहीं करती, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर आया, अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज़ एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है, मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ।
मतलब फराज की जगह मैं किसी और स्टूडेंट को भी एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? मैं आया यहाँ पे, मैंने स्टूडेंट जो कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके नेम को अगर मैं कंसोल करूँगा तो मुझे फराज दिखेगा, तो मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा हमज़ा, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया और उसके बाद कंसोल करेंगे इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को कि हमारा जो नाम है फराज से हमज़ा हुआ कि नहीं हुआ। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हमज़ा आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद हम और भी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने करा स्टूडेंट डॉट ईमेल, बल्कि एड्रेस करते हैं, ठीक है। एड्रेस को मैंने करा चेंज, कराची से करा मैंने इस्लामाबाद, ठीक है। फिर मैं चेक करता हूँ कि इस्लामाबाद अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ, रिफ़्रेश करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कराची से इस्लामाबाद अपडेट हो गया। तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बाहर जाके भी आप अपडेट कर सकते हैं। क्लास ये वाली बात क्लियर होती सबको? ओके क्लास, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट के बाहर यहाँ पे मैं अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा? अगर फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट की ये प्रॉपर्टी डिलीट करनी है, हॉबीज़ वाली, तो आप सिंपल बाहर आएंगे ऑब्जेक्ट के और लिखेंगे डिलीट का कीवर्ड। ये एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है, डिलीट। डिलीट क्या डिलीट करना है? स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर हॉबीज़ को, ठीक क्लास। इसको मैं डिलीट कर दिया। कंसोल डॉट लॉग करके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट में से हॉबीज़ की जो प्रॉपर्टी है वो डिलीट हो गई या नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो हॉबीज़ की जो प्रॉपर्टी है वो डिलीट हो गई। तो आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाके, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा डिलीट का काम। उसके बाद अगर आपको चेक करनी है कि कोई प्रॉपर्टी मेरी इस स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट में एक्सेस करती है, फॉर एग्जांपल मैंने कंसोल डॉट लॉग करा, मैंने चेक करा एज, ठीक है। एज ये एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का इन स्टूडेंट। इसका मतलब ये कि एज वाली प्रॉपर्टी क्या है, कोई है एज वाली प्रॉपर्टी स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इसको मैं सेव करके देखता हूँ, तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो बूलियन वैल्यू में मिलेगा, या तो ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आंसर हमें मिल गया ट्रू, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई अननोन प्रॉपर्टी जैसे कि हॉबीज़ है जो कि हमने ऊपर डिलीट कर दी, अब मैं चेक करता हूँ कि हॉबीज़ मेरे स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉल्स है। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट में है वो प्रॉपर्टी या नहीं। क्लास ये वाली बात क्लियर होती है सबको? ठीक है क्लास, तो आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है ऑब्जेक्ट मेथड्स का। अच्छा, ऑब्जेक्ट मेथड्स में हम लोग एक फंक्शन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आइए वो देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैं अपने VS कोड में आया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया गेट नेम का, ठीक है। गेट नेम की प्रॉपर्टी बनाई और फंक्शन पे मैंने गेट नेम की प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू हमारे पास एक फंक्शन है। अब मैंने रिटर्न करवा दिया सिंपल दिस डॉट नेम, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ। अच्छा, अब अगर मुझे इस गेट नेम को एक्सेस करना है तो वो मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, इन बाकी प्रॉपर्टीज़ को हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। मैंने इस स्टूडेंट को एक्सेस किया, उसके अंदर गया और इस गेट नेम को की प्रॉपर्टी को मैंने एक्सेस कर लिया। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, हमें हमारा फंक्शन मिल गया लेकिन ये रीडेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। हमें वो वैल्यू चाहिए, हमने जो रिटर्न करवाया है वो करवाया है दिस डॉट नेम, तो नेम में क्या आना चाहिए जो हमने पास करा यहाँ पे फराज। तो वो कैसे करेंगे, चूँकि इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो एक फंक्शन है, तो जब ये एक्सेस होगा गेट नेम की प्रॉपर्टी तो उसके साथ साथ पैरेंथेसिस भी लगेंगे। अब ये हमें जो वैल्यू देगा वो देगा फराज। क्लास ये वाली बात क्लियर होती है सबको? मैं दोबारा बता देता हूँ।
यहाँ पे इसको मैं कमेंट करूँ, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन भी बना सकता हूँ। अभी मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया गेट नेम का, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है गेट नेम, और उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है वो मैंने फंक्शन पास कर दी, और इस फंक्शन के अंदर मैंने सिंपल रिटर्न चलाया दिस डॉट नेम। अब दिस एक कीवर्ड है, बता चुका हूँ, जब हम दिस लगाते हैं तो हम जो करंट पेरेंट प्रॉपर्टी पे होते हैं उसका वो नेम एक्सेस कर लेता है, ठीक है। अगर मैं दिस डॉट एज करूँगा और यहाँ पे गेट कर लेता हूँ स्टूडेंट एज, ठीक है। अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल मुझे इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। मैंने कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट एज, मैंने इतना काम कर दिया। सेव करूँगा तो रिफ़्रेश करने के बाद मुझे फंक्शन तो मिला, लेकिन दिस डॉट एज मुझे 22 वैल्यू नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो एक फंक्शन है और रिटर्न हो रहा है एक प्रॉपर्टी। तो जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी पे आप उसके बाद लगाएंगे पैरेंथेसिस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी के अंदर एक फंक्शन है और उसकी वैल्यू हमें इस प्रॉपर्टी के अंदर ला कर दे दो। तो जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एज मिल जाएगी। क्लास वाली बात क्लियर होती है सबको? ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर मेरे पास दरअसल मैंने एक फॉर्म बनाया और उसको मैंने इंटरनेट पर डिप्लॉय कर दिया। अब मैंने स्टूडेंट से कहा, यूज़र से, कि आप लोग फॉर्म फिल करें, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉर्म हो सकता है। तो जब वो यूज़र्स फॉर्म फिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई 1 2 3 नहीं करेंगे, बंच ऑफ पीपल्स करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 2000 या 10,000 का डाटा है, तो क्या जब मैं वो उसको एक्सेस करूँगा तो क्या अलग अलग बनाऊँगा मैं उसको? मतलब अगर मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को गेट करना है या इंफॉर्मेशन की स्टूडेंट चाहिए, तो क्या मैं ऐसे काम करूँगा? ऊपर जाता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा है, मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो सबके पास मैं ऐसे ही करता रहूँगा? तो ये इससे क्या होता है कि ये बैड प्रैक्टिस होती है और इससे हमारा काम का लोड ज़्यादा हो जाता है और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आए ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आए कंस्ट्रक्टर्स। अच्छा, हम लोग हर चीज़ को जो रिज़ल्ट है उसको कंसोल पे हम इसलिए देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई आउटपुट चेक करा अलर्ट में या डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, हम वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एरर आ गया ना, तो ना हमें जो एरर है हमें ना अलर्ट में दिखेगा ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, वो एरर हमें दिखेगा कंसोल पे। इसलिए हम कंसोल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आउटपुट देखने के लिए और एरर देखने के लिए। अगर हम हर चीज़ आउटपुट अलर्ट में या डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे देखेंगे तो काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एरर आएगा तो फिर वो हम कैसे एक्सेस करेंगे? हमें लाजमी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल पे जाके एरर को देखना होगा। तो इसलिए हम लोग कंसोल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आउटपुट देखने के लिए, और अगर कोई एरर आ गया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक क्लास। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने बैठ गया तो मेरा तो काम हो गया। इतने सारे ऑब्जेक्ट है, फिर इनको एक्सेस करना, तो ये बहुत हेडेक वाला काम होता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास आए ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हम एक फंक्शन बना के रख देते हैं और जब कोई नया यूज़र आता है तो हम उस फंक्शन के अंदर से वैल्यू पास कर देते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। कैसे ये काम होता है उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, मैंने बनाया एक फंक्शन, ठीक है, किस चीज़ का? स्टूडेंट का, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास कर देता हूँ। स्टूडेंट का नेम हो गया, उसकी एज हो गई, उसका ईमेल हो गया, उसका एड्रेस हो गया, ठीक क्लास। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने यूज़ करा दिस डॉट नेम
इक्वल टू नेम। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? अच्छा, जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना ऑब्जेक्ट के अंदर, तो जो भी फंक्शन बनाएंगे उसका पहला लेटर आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ये शर्त है। अगर आप स्मॉल रखेंगे तो वो एज अ नॉर्मल फंक्शन रीड करेगा उसको, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं नॉर्मल फंक्शन में फंक्शन का नाम कैपिटल मत रखें, क्योंकि अगर कैपिटल रखते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के फंक्शन को डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल एस रखेंगे तो वो एज अ नॉर्मल फंक्शन डील होगा, ठीक है। तो आप कोई भी फंक्शन का नाम रखें तो पहला लेटर कैपिटल रखें। अच्छा, उसके बाद इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स पास कर दिए, नेम, एज, ईमेल और एड्रेस। उसके बाद दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। अच्छा, ये क्या चीज़ है, मैं आप थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। फिर मैंने करा दिस डॉट एज इक्वल टू एज, दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल। उसके बाद दिस डॉट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस, ठीक है। ये हमारा एक डायनेमिक फंक्शन बन चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अब यूज़र्स आए, मेरे पास पहला यूज़र आया, मैंने बोला वार student1 इक्वल टू। अच्छा, अब मुझे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ भेजनी है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जब आप वैल्यूज़ भेजते हैं तो फंक्शन का नेम कॉल करने से पहले एक कीवर्ड लगाते हैं न्यू का, ठीक है। ये आपको लाजमी लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे वो फंक्शन का नेम कॉल करते हैं और इसके पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट में वो वैल्यूज़ पास कर देते हैं जो इन पैरामीटर्स को अलॉट हो जाती है। फॉर एग्जांपल पहले नेम है मेरे पास, तो पहले मैंने डाला फराज। एज है मेरे पास 22। उसके बाद फिर मेरा ईमेल एड्रेस है faraz@gmail.com, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास है एड्रेस। अब काम मेरा बहुत शॉर्ट हो गया। अब जितने भी यूज़र्स हैं मैं यहाँ पे क्रिएट करता जाऊँगा और वो उस फंक्शन पे जाकर वैल्यूज़ पुट करके मुझे एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के देते रहेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना लिया student 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 और यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 8, ठीक है। अभी मैं 3 रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी वाली वैल्यू दी बासित 29 basit@gmail.com और यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया, एक है कराची में, दूसरे हैं लाहौर में, ठीक है। उसके बाद में मैं थर्ड यूज़र दिया अली, इनकी एज है 26, ईमेल एड्रेस हमारा ali@gmail.com और ये भी हैं इस्लामाबाद, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मल्टीपल यूज़र्स मेरे पास आ रहे हैं मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। नीचे आके मैं student1 कॉपी करता हूँ, student 2 एंड student 3, इन तीनों को मैं कॉपी करके देखता हूँ कि मेरे पास अब क्या होगा कि यहाँ पे कंसोल पे मेरे पास 3 यूज़र्स क्रिएट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं student 1 में हमारे पास student 1 की इंफॉर्मेशन आ गई, नेम, एज, ईमेल, एड्रेस। दूसरे ऑब्जेक्ट में दूसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन और तीसरे ऑब्जेक्ट में तीसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ये चीज़ पास की है दिस डॉट नेम, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर जो ये पैरामीटर्स आ रहे हैं उनकी जो वैल्यू है वो उस वैल्यू के बराबर कर दो। तो क्या हो सकता है कि अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, या इसका मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ, स्टूडेंट एज कर सकता हूँ, स्टूडेंट ईमेल कर सकता हूँ, स्टूडेंट एड्रेस कर सकता हूँ। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी ये पैरामीटर वाली वैल्यूज़ हैं जो आपकी यहाँ से उनकी वैल्यूज़ मिल रही है और वो यहाँ पे अलॉट होती जा रही है, ठीक है। इसको सेव करके मैं दोबारा चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट, देखें नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। तो दिस डॉट नेम में अगर आपको कुछ और नाम रखना है तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नाम आप रखेंगे ये वो नाम होंगे जो आपने यहाँ पे इस पैरामीटर में पास करें। क्लास की कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट सबको समझ में आती है वाली बात।
ये स्टूडेंट नाम के फंक्शन पे एरर, ये आई थिंक शायद एडिटर का इशू है। वैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने काम बिल्कुल सही करा है, यहाँ पे हमारा कंसोल चल रहा है, कुछ एरर आ नहीं रहा हमारे पास, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये एडिटर का इशू होगा। क्लास ये वाली बात क्लियर है सबको? ओके क्लास, आगे चलते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड्स, ठीक है। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है प्रोटोटाइप। अच्छा, ये प्रोटोटाइप ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं। अच्छा क्लास, प्रोटोटाइप की हमें ज़रूरत, देखें दिस तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। दिस का मतलब ये है, दिस एक कीवर्ड होता है। दिस वहाँ पे यूज़ होता है फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, की वैल्यू समझ सकते हैं आप। मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी है और उसकी ये वैल्यू है, ठीक है। मैंने एक प्रॉपर्टी करी गेट यूज़र एज की, और उसमें उसकी वैल्यू में एक फंक्शन पास कर दिया। फंक्शन के अंदर मैंने दिस डॉट एज लिखा है। दिस का क्या मतलब है कि दिस टारगेट करता है इस पूरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एरे या किसी भी इफ एल्स या किसी भी फॉर लूप, कहीं पे भी ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दिस पास हो जाए ना, तो समझ लें कि उसने टारगेट कर लिया इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को। दिस टारगेट कर रहा है इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को, और डॉट एज टारगेट कर रहा है इस प्रॉपर्टी को। तो जहाँ पे भी आप दिस लगाते हैं किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, तो उसका मतलब होता है कि वो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड, अब उसके अंदर आप कोई सी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस सिंपली ये काम करता है। क्लास अब क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, मैं बात कर रहा था प्रोटोटाइप की। अच्छा क्लास, वैसे ज़रूरत पड़ बिल्कुल, एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे आसानी लगी तो मैंने करके आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा क्लास, प्रोटोटाइप क्या होती है? प्रोटोटाइप, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसोल करा के दिखाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके साथ ये क्या चीज़ है? प्रोटोटाइप। ये एक समझ लें एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट के बैकएंड से हमें मिलती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर मैं स्टूडेंट, इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल पे चेक कर रहा हूँ, ऐसी कोई सी भी प्रॉपर्टी को चेक कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है कि बैकएंड पे पूरा ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है, दोबारा चल रहा है और इसका फंक्शन भी दोबारा चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट को कंसोल करा तो ये मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट उठ कर आ गया। अगर मैं इसकी तो क्या हो रहा है कि कंसोल करने से पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास इस यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, फंक्शन दोबारा चल रहा है, हालांकि फंक्शन को मैंने कॉल करा नहीं। और अगर मैं डॉट स्टूडेंट नेम भी करूँगा ना, सिर्फ नेम को एक्सेस करा है, तब भी क्या हो रहा है, फंक्शन दोबारा चल रहा है। तो इसका आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, तो उससे क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन हमारी स्लो हो जाती है जब हम बहुत बड़े और लार्ज स्केल पे काम करते हैं। तो हो क्या रहा है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को भी एक्सेस करेंगे ना, जो फंक्शन नहीं है उसको भी एक्सेस करेंगे, तो क्या हो रहा है, फंक्शन दोबारा रिपीट हो रहा है। तो हमें इस फंक्शन को रोकना है। तो उसका तरीका एक ये है कि आप फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर बनाए ना। आप क्या करें, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप डॉट कौन सा था वो, जो वो प्रॉपर्टी है उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये बन गई आपकी प्रोटोटाइप।
अब क्या होगा कि अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू को भी एक्सेस करेंगे तो अब आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा। फंक्शन कॉल तब होगा जब आप इसको यहाँ पे इस तरीके से कॉल करेंगे। मैं इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं एक्सेस कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मेरा गेट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट अच्छा, तो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन में चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक है दिस डॉट गेट नेम, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है एक फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन में मैं रिटर्न कर रहा हूँ दिस डॉट नेम, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब भी मेरे पास नया यूज़र बनेगा तो क्या होगा, ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जब फंक्शन का नाम आए तब वो कॉल हो, ऐसे कॉल ना हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलाऊँगा ना तो मुझे मिलेगा वही। मैंने कंसोल पहला स्टूडेंट 1 को कंसोल करके चेक करा, तो यहाँ पे मुझे अच्छा, यहाँ पे मुझे मेरा फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू को भी एक्सेस करूँगा ना, स्टूडेंट 1 डॉट एज या नेम, तब भी हमारा फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक प्रोटोटाइप डिफाइन करने को दी है कि आप इसको पास करके अपना काम कर सकते हैं। कैसे? आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो जिस नाम से होगा डॉट प्रोटोटाइप डॉट वो फंक्शन, वो उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वो वैल्यू, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को यहाँ से हटाता हूँ, मैं नीचे आया, मैंने कहा स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट आएगा आपका गेट नेम, ठीक है, और यहाँ पे आएगा वो फंक्शन, ठीक है, और आप यहाँ पे रिटर्न करवा लें दिस डॉट नेम, ठीक है। अब क्या होगा, मैं रिफ़्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो मेरे पास अब वो फंक्शन आ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी गेट नेम, ठीक है, तो मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा। क्लास वाली बात क्लियर होती है सबको? अच्छा, अब ये मिल नहीं रहा, तो इसको रखते हैं हम कहाँ पर, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है हमारे पास? ये हमारे पास क्यों आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस डॉट नेम पे यहाँ पे हमारे पास नेम नहीं आ रहा। अच्छा, क्यों आएगा नेम? क्योंकि यहाँ पे हमने std नेम दिया हुआ है, ठीक है, इस वजह से। क्लास यहाँ तक बात सबको समझ में आती है? क्या हो रहा था कि फंक्शन हम यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे थे, उसको प्रोटोटाइप के अंदर हमने क्यों रखा? उसकी वजह ये थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे कंसोल पे, तो क्या होगा कि फंक्शन चलता रहेगा, फंक्शन चलता रहेगा अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं भी करेंगे। तो इसलिए फंक्शन को हम एक प्रोटोटाइप के अंदर रखते हैं। होगा क्या कि स्टूडेंट जो कि आपने कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, वो डॉट प्रोटोटाइप डॉट वो फंक्शन की प्रॉपर्टी और उसकी वो वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को गेट करेंगे ना, मैंने करा डॉट स्टूडेंट की एज, तो क्या होगा कि हमारा फंक्शन कॉल नहीं होगा।
अच्छा, अभी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि बहुत छोटा सा डाटा है, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप बड़ी एप्लीकेशंस में काम करेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ बकाया तौर पे नज़र आएगी। क्लास ये वाली बात क्लियर होती है, प्रोटोटाइप वाली। जी, कंस्ट्रक्टर सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आप देखें, अगर मैं इसका एस छोटा रखूँगा ना तो जावा स्क्रिप्ट इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह डील करेगा, इसको फिर कंस्ट्रक्टर की तरह डील नहीं करेगा, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपके पास, आपको लाजिम है कि आपने कोई भी वेरिएबल कोई भी नाम रखें फंक्शन का तो उसका पहला लेटर आप कैपिटल रखें। ठीक है क्लास? अच्छा, उसके बाद हमारे पास 75 चैप्टर है, चेकिंग फॉर प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। अच्छा, अच्छा क्लास, अब क्या है, मैं नीचे आता हूँ। इस चैप्टर में ये बता रहे हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ चाहिए, प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये है इस ऑब्जेक्ट का नेम, एज, ईमेल एड्रेस, हॉबीज़। अगर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ चाहिए कंसोल पे तो जाहिर सी बात है लूप लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना ही फॉर लूप लगेगा, ना ही वाइल, ना ही डू वाइल, यहाँ पे लगेगा फॉर इन लूप। अच्छा, फॉर इन लूप क्या होता है? आप लोगों को इनका कीवर्ड तो समझ में आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके यहाँ नीचे लेके आता हूँ, मुझे देखना है कि कंसोल पे कि एज नाम की प्रॉपर्टी मेरे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो आएगा हमारे पास बूलियन वैल्यू ट्रू, ठीक है। तो आप सब लोग इनसे तो वाकिफ हैं, ठीक है, कि इन का कीवर्ड क्या कर रहा है। अब हमारे पास आया फॉर इन, ठीक है। फॉर इन लूप का ही काम करता है अगर लेकिन फॉर जो लूप होता है, फॉर इन लूप हमारे पास एक लूप का ही काम करता है। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है कि वार, अब हमें चाहिए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, तो मैंने कहा प्रॉपर्टीज़ इन स्टूडेंट, ठीक है। ये होता है हमारे पास सिंपल फॉर इन लूप, ठीक है। ये फॉर का कीवर्ड है। यहाँ पे जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वार के कीवर्ड से, वार का कीवर्ड है ये प्रॉपर, ये ये आपका वेरिएबल है, और इन स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आके अगर मैं कंसोल करूँ सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास तमाम प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, नेम, एज, ईमेल एड्रेस और हॉबीज़। क्लास ये वाली बात क्लियर होती सबको? फॉर ईच हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट में आएगा, तो हम उसको देखेंगे। नहीं, प्रोटोटाइप सिर्फ बेटर स्पीड के लिए यूज़ नहीं होता। प्रोटोटाइप बहुत कम जगहों पे होता है। जैसे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पे इसके लिए कि हम जब एक फंक्शन बना रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो क्या हो रहा था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को गेट कर रहे थे तो फंक्शन भी कॉल हो रहा था, हालांकि हम कर नहीं रहे थे। तो उस फंक्शन को बार बार कॉल होने से हमने रोका थ्रू प्रोटोटाइप। लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर में, जब आप लोग काम करें, तो आप प्रोटोटाइप की मदद से इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली आज तक मैंने कभी प्रोटोटाइप यूज़ नहीं करा क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। हमारी तरफ से इशू ठीक है। आप अपने नेट को दोबारा कनेक्ट करके देखें, सैयद अरशद। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी, तो मैंने फॉर इन लूप की मदद से प्रॉपर्टीज़ गेट कर ली। अब अगर मुझे वैल्यूज़ चाहिए, ये इनकी वैल्यूज़, तो वो मैं कैसे गेट करूँगा?
मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा और प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर रख दूँगा। तो अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लास क्लियर है बात? अच्छा, ये जो बात थी ना, ये हमारे पास यहाँ पे बुक में नहीं लिखी हुई थी, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने का तरीका बताया था। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया कि आप फॉरेन लूप की मदद से प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उनकी वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे अगर दोनों चीज़ों को एक्सेस करवाना है तो मैंने प्रॉपर्टीज़, जो कि हमें नेम एज ईमेल मिल रहा है, कॉमा डाल के स्टूडेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब उनकी वो वैल्यूज़, ठीक है, इसको सेव करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाएंगी, प्रॉपर्टी नेम, उसकी वैल्यू। क्लास ये वाली बात क्लियर हुई सबको? जी क्लास, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास मेथड है हैज़ ओन प्रॉपर्टी का। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है हैज़ ओन प्रॉपर्टी? यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने सिंपल इसको फॉर लूप को कमेंट करा, मैं सिंपल इस ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को खोल रहा हूँ तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोटोटाइप आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हैज़ ओन प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? मैंने इसको खोला तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी हुई है हैज़ ओन प्रॉपर्टी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने चेक करा यहाँ पे क्या एज है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ और एक्सेस करता हूँ, मैंने करा कंस्ट्रक्टर, अब कंस्ट्रक्टर नाम की कोई भी प्रॉपर्टी मेरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, इसको सेव करता हूँ। अब मुझे ये ट्रू क्यों दे रहा है? अब तो उसको फॉल्स देना चाहिए, क्योंकि देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नाम की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको फॉल्स देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये ट्रू दे रहा है। ये इसलिए ट्रू दे रहा है, उसकी वजह ये है, मैं इसको कंसोल करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, देखें ये ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमारे साथ आके लग गया, ये है कंस्ट्रक्टर। देखें मैंने इसको कॉल करा कि क्या ये लाई करता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसने ट्रू दिया, बिल्कुल लाई करता है, जाहिर सी बात है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर ये एक कंस्ट्रक्टर नाम की प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसको एक्सेस करके बोलेगा। लेकिन जब मैं करूँगा इसको कंसोल करके स्टूडेंट डॉट हैज़, इसकी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, हैज़ ओन प्रॉपर्टी यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया ये कंस्ट्रक्टर। तो आप देखिएगा लाइन नंबर 85 पे क्या मिलेगा। अब ये फॉल्स दे रहा है, क्यों दे रहा है? हैज़ ओन प्रॉपर्टी ये कहता है कि कंस्ट्रक्टर जो कि हमारा यहाँ पे लाई नहीं कर रहा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का पार्ट तो है क्योंकि प्रोटोटाइप के अंदर तो है। और हैज़ ओन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि क्या स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वो खुद प्रॉपर्टी है उसकी कंस्ट्रक्टर की। यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो तभी वो यहाँ पे दे रहा है फॉल्स, कि ऑब्जेक्ट की वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, कंस्ट्रक्टर की प्रोटोटाइप की है, तभी उसने यहाँ पे दिया ट्रू। सही दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें पैरामीटर मिल रहा है यहाँ पे प्रोटोटाइप, और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर लाई करता है। लेकिन ये हमारे इस करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, ये तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। तो उसको चेक करने के लिए स्टूडेंट जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने लगाया डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी। आपको वर्ड से ही समझ जाना चाहिए, क्या ये स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसने यहाँ पे दिया हमें फॉल्स। ट्रू इसलिए दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटोटाइप लाई करता है, तभी इसने दिया कंस्ट्रक्टर इन स्टूडेंट, तो उसने दिया ट्रू। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आती है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब हमारे पास जो हमारा
ES5 थी वो अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है 95%, बाकी 5% ये अभी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। 5 मिनट्स का ब्रेक, 5 मिनट्स नहीं बल्कि 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं और आज इंशाल्लाह इसको ES5 को ख़त्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 76 चैप्टर है हमारे पास, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी इसको हम लोग देखते हैं। 76 चैप्टर है ब्राउज़र कंट्रोल गेटिंग एंड सेटिंग द URL। अच्छा, ये कुछ हमारे पास URLs की सेटिंग होती है हमारे पास विंडोज़ के अंदर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ब्राउज़र पे दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा विंडो, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडो क्या है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमारी तमाम वो चीज़ होंगी जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। तो बेसिकली जो ये रेंडर होता है थ्रू विंडो के होता है, ठीक है। जैसे कि डॉम है, कोई भी चीज़ यहाँ पे ब्राउज़र पर रेंडर होती है तो वो डॉम के थ्रू होती है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं विंडो जो मैंने कॉल करा, तो ये एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट। विंडो के अंदर हमारी तमाम ये ऑब्जेक्ट हमने बना के दिखाया आप लोगों को, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कुछ इवेंट्स हैं, ऑन ब्लर है, इसके ये पूरी मतलब समझ लें आप, तमाम इसके अंदर मेथड्स हैं, तमाम पूरी चीज़ें इस विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है windows.location.href। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ window.location.href। यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया https://www.google.com, ठीक है। अब हुआ क्या, क्लास ध्यान से देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी इन्होंने दी हुई है windows.location.href, ठीक है। तो मैंने लिखा window.location.href इक्वल टू, ये मैंने गूगल को ऑफिशियल लिंक पास कर दिया। जब मैं एंटर करूँगा ना, तो ये मुझे, जो मैं यहाँ पे करंट पेज पे खड़ा हूँ अभी अपने वेब पेज में, जब मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा गूगल के ऑफिशियल पेज पे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये काम तब आती है जब आप यूज़र से लॉगिन साइन अप करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें आपने उसमें क्या हुआ कि यूज़र आया, पहले आपने उससे बोला कि साइन अप करो, यूज़र ने अपनी तमाम डिटेल्स डाल दी और साइन अप कर लिया, फिर वो करेगा लॉगिन। तो लॉगिन करने पर आप एक पेज से दूसरे पेज पे यूज़र को लेके जाते हैं। तो वो कैसे लेके जाते हैं, थ्रू इस प्रॉपर्टी के थ्रू window.location.href। अब यहाँ पे चूँकि एक एब्सोल्यूट लिंक है, तो अब यहाँ पे आप अपनी रिलेटिव लिंक का पाथ भी दे सकते हैं कि आपको एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना है। फॉर एग्जांपल, वो index.html पर है, अब आपको उसको लेके जाना है dashboard.html, जो कि आपका मेन पेज है। तो अब यहाँ पे ./dashboard.html देंगे, तो क्या होगा कि जब वो लॉगिन पर क्लिक करेगा तो उसके बाद फिर वो राउट होकर नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा थ्रू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या करा कि मैंने window.location.href, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने कंसोल पे लिखा कि मुझे इस पेज के ऊपर ले जाओ। मैंने एंटर करा तो ये पेज लोड हुआ और इसने मुझे गूगल के ऑफिशियल पेज पे लिया है। क्लास ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर होती सबको। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास window.location.hostname। अच्छा, ये भी क्या प्रॉपर्टी है, हम दोबारा देख लेते हैं इसको। मैंने क्या करा, मैं गूगल पे चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास window.location.hostname। जैसे ही मैंने करा, ये क्या, इसने क्या दे दिया मुझे, www.google.com। मतलब इस URL का, इस एब्सोल्यूट URL का होस्ट नेम क्या है, ये है। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट का होस्ट नेम जानना हो तो आप window.location.hostname करेंगे तो आपको करंट वेबसाइट का होस्ट नेम दे देगा, ठीक है।
उसके बाद आप पाथ नेम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, मैंने दिया पाथ नेम, सॉरी मैंने पाथ नेम दिया क्योंकि अभी करंट पाथ पे हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे साइंस लिखा। ठीक है, मैं साइंस सर्च करना चाह रहा हूँ गूगल पे। अब मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके जो पाथ नेम होगा ना वो डिफरेंट होगा। देखें पाथ नेम क्या हुआ, #/सर्च, क्योंकि मैंने सर्च करा। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर जाऊँगा तो पाथ नेम और डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा पाथ नेम करता हूँ, तो अब पाथ नेम मेरे पास क्यों आ रहा है इससे, ठीक है। तो पाथ नेम से क्या होगा कि जिस पेज पे आप होंगे ना उसका आपको पाथ दिखा देगा कि आप कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास हैश है। हैश क्या करता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। window.location.hash। ठीक है, ये सिंपल पता नहीं क्या करता है, मैंने कभी यूज़ करा नहीं इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अच्छा उसके बाद है हमारे पास window.location.assign। ये करता है, मैंने लिखा window.location.assign। ठीक है, और इसको मैंने असाइन कर दिया यहाँ पर https://www.github.com। ठीक है, अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे गिटहब पे ले जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी ये वही काम कर रहा है जैसे कि हमारा लोकेशन href कर रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ URL, या तो आप इस तरह कर लें अगर आपको किसी एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, या फिर आप window.location.href इक्वल टू वो लिंक पास कर दें। ठीक है, अच्छा ये असाइन हो गया हमारे पास। अच्छा रिप्लेस क्या कर रहा है, ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ, रिप्लेस देख लेते हैं window.location.replace, और मैंने रिप्लेस करा इस URL को। कहाँ पर हूँ मैं पीछे जाता हूँ, इस गूगल के ऑफिशियल पाथ को मैंने रिप्लेस करा। देखते हैं क्या हमें देता है ये। तो इसने कुछ दिया नहीं, हम कुछ लिख लेते हैं असेंडिंग। ठीक है, दोबारा फिर हम यहाँ पर आते हैं, सॉरी दोबारा हमने लिखा रिप्लेस दिस। अच्छा अगर आप किसी पेज पे स्टक हो गए हो और अगर आपको वापस दोबारा अपने रूट पेज पे आना है, मतलब यहाँ पे आना है, तो आप यूज़ कर सकते हो window.location.replace, मतलब जहाँ पे मैं करंट पेज पे हूँ उसको छोड़ दो और मुझे इस URL पे ले जाओ। क्लास वाली बात सबको समझ में आती है। ये तरीके हैं विंडोज़ पेजेस के साथ। अगर आपको किसी वेबसाइट का होस्ट नेम मालूम करना है तो आप window.location के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है रिप्लेस हो गया हमारे पास, reload। ठीक है, window.location.reload ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपके पेज को लोड होने नहीं देता। ठीक है, अगर मैं करता हूँ ना window.location.reload, अगर मैंने करा ट्रू, ठीक है, तो ये आपका पेज रीलोड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं करूँगा यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, तो ये आपका जो करंट पेज होगा, जो आप जिस वेब पेज पे काम कर रहे हो उसको रीलोड होने नहीं देगा। ठीक है, कभी कभार हम देखते हैं जब हम लोग कोई अलर्ट चला रहे होते हैं तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट लोड हो रही होती है। ठीक है, अगर आपको वो लोडर नहीं दिखाना होता तो फिर आप window.location.reload फॉल्स लिख दोगे आप, तो वो आपका रीलोड रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है, history.back। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं इस करंट पेज पे हूँ। ठीक है, अब मुझे पीछे जाना है तो मैं history.back की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं ये करूँगा ना, इस प्रॉपर्टी को कॉल करूँगा तो मैं पीछे चले जाऊँगा।
ये हुआ नहीं, हिस्ट्री डॉट बैक कॉपी करके पेस्ट चेक करते हैं। मैं जाता हूँ गूगल पे, ठीक है, मैं यहाँ पर आया और जब मैं करूँगा बैक तो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल गूगल, ठीक है। अब मुझे यहाँ से बैक नहीं जाना, मुझे विंडो के थ्रू बैक जाना है, तो मैं हिस्ट्री डॉट बैक करूँगा, मैं अपने ओरिजिनल पेज पे आ जाऊँगा, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे एक स्टेप आगे जाना है तो मैं करूँगा हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, तो आपको गूगल पे पेज पे ले आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास हिस्ट्री डॉट गो, ठीक है। हिस्ट्री डॉट गो क्या करेगा, यहाँ पे दिया हुआ है -3, तो जहाँ पे आप खड़े हुए हो ना उससे 3 स्टेप पीछे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे आपने कुछ सर्च करा, उस वेबसाइट के अंदर गए, फिर उसके अंदर एक और वेबसाइट के अंदर गए, ठीक है। और अगर आपको वापस आना है तो आप गो करोगे -3, तो क्या होगा, आप 3 स्टेप पीछे आ जाओगे, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप इनके साथ इनको यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसमें कुछ चीज़ें आई थिंक इसमें और कुछ है नहीं हमारे पास देखने के लिए। हाँ, एक और है हमारे पास ट्राई कैच। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक चीज़ रह गई हमारे पास, एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा क्लास, ये जो बाकी की जो चीज़ें हैं, फॉर्म वैलिडेशन, ये तो आप लोग इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ES5 की बेसिक्स में जो ये लास्ट चीज़ है ट्राई कैच, ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक अलर्ट चलाया, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टी मिसिंग कर दिया, ठीक है, और मैंने इस कंसोल को भी बंद कर दिया, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन जब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा तो मुझे यहाँ पे मैसेज दिख जाएगा, ठीक है। तो जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो इस तरह काम नहीं करते। वो क्या काम करते हैं, कोई फॉर एग्जांपल किसी ने फंक्शन बनाया है ना, तो क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया ग्रीट का, ठीक है। इसके अंदर आके मैंने एक अलर्ट चला दिया हेलो यूज़र के नाम से, ठीक है। नीचे आके ग्रीट को मैंने सिंपल कॉल कर लिया, तो क्या होगा कि मेरा फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से टी मिसिंग कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मेरा, अब मुझे एरर दे रहा है अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जब भी आप फंक्शन बनाओ, फॉर लूप बनाओ या इफ एल्स बनाओ ना, तो जो आप कोड कर रहे हो ना उसको आप एक ब्लॉक के अंदर रख लो। ये होता है हमारे पास ट्राई कैच, ठीक है, और एक होता है हमारे पास कैच, ठीक है। अब क्या होगा कि ट्राई के अंदर आप वो वैल्यू रख दो, मैंने क्या रखा था, अलर्ट हेलो यूज़र, ठीक है। और अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे वो हमें एरर यहाँ पे शो करा दो, ठीक है। अब सेव करेंगे, अब यहाँ पे मिल गया हमें हेलो यूज़र, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ से टी मिसिंग कर दिया, अब क्या होगा, मैंने दोबारा रिफ्रेश करा तो मुझे यहाँ पे इसने दे दिया रेफरेंस एरर, ठीक है। ये बहुत जो डेवलपर्स होते हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो भी आपका जो कोड है वो यहाँ पे रखो, अगर कोई एरर आएगा तो वो कैच में चले आएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन होती है ना कि क्या कहते हैं उसको, आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो क्रैश नहीं होती, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप डेवलप मोड पे काम कर रहे हो ना, तो अगर आपके पास कोई एरर आएगा तो आपके पास कैच में यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर आप कोई API कॉल कर रहे हो या कोई डाटा आप थ्रू ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अगर आप कोई डाटा पास कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो काम वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। आपको बताएगा कि यहाँ पे एरर है। अगर काम के दौरान अगर एरर आ गया
और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हमें फेस आ गई तो फिर वो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको पता लगाने के लिए ट्राई कैच यूज़ करते हैं। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आती है? ओके, तो यहाँ तक हमारा ES5 कंप्लीट हो चुकी है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे एक क्विज़ एप्लीकेशन, ठीक है। और क्विज़ एप्लीकेशन जो बनेगी वो आज का जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू बनेगी, ठीक है। आप चाहें तो बगैर ट्राई कैच के भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि डेवलपमेंट मोड में जब आप काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि एप्लीकेशन आपकी पूरी चल जाती है, बाद में एरर शो होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आप ट्राई कैच लगाओगे आपकी एप्लीकेशन चलेगा, कोई एरर होगा तो उसको वहीं पर रोक देगा, ठीक है। पहले आप एरर रिजॉल्व करो फिर आगे काम करो, ठीक है। अच्छा क्लास, तो क्विज़ ऐप बनाते हैं। क्विज़ ऐप के लिए मैं गिटहब पे आता हूँ। अच्छा, पहले आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग किस तरह बनेंगे क्विज़ ऐप। ठीक क्लास, तो हम जो आज की क्विज़ एप्लीकेशन बनाएंगे वो कुछ इस तरीके की होगी कि एक सवाल होगा और उससे कुछ 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। और हम उसका आंसर देकर नेक्स्ट पे क्लिक करते रहेंगे, ठीक है। ये हम सवाल को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एंड में हमारे पास यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो आज हमें कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन बनानी है। अच्छा, ES5 और ES6 में डिफरेंस क्या है ये आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ बताना आपको है। मैं क्या करता हूँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल टू हमज़ा लिखा, उसके बाद फिर लास्ट नेम हमने दिया अहमद, ठीक है। अब मुझे अगर कंसोल पे कोई मैसेज लिखना है, हेलो हमज़ा अहमद होप यू आर फाइन, ठीक है, तो मैं लिखूँगा हेलो मिस्टर हमज़ा, स्पेस दूंगा और लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लिखूँगा होप यू आर फाइन, ठीक है। मैंने सेव करा, ब्राउज़र पे चेक करते हैं इसको, तो मुझे मेरा ये स्ट्रिंग मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हर जगह मतलब स्ट्रिंग यहाँ पे प्लस लगाना पड़ रहा है, फिर अपना वेरिएबल का नाम देना पड़ रहा है, तो इससे ना थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है।
तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि हमारे पास ES6 का है, टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं कि आप console.log मतलब जहाँ पे भी आपको प्रिंट करवाना है, टैब के ऊपर वाली कीज़ ये होते हैं हमारे पास बैकटिक। ठीक है, टैब के ऊपर आपको मिल जाएगा, बैकटिक होते हैं। ठीक है, अब ये लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि मैंने मैसेज प्रिंट करा हेलो, ठीक है, मिस्टर। अब मुझे हमज़ा चाहिए, तो हमज़ा को वेरिएबल गेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे दूंगा मैं फर्स्ट नेम। अगर मैं डायरेक्ट ऐसी फर्स्ट नेम दे दूंगा ना तो वो एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा उसको। ठीक है, हमज़ा, और दूसरा क्या है हमारे पास अहमद, मैंने दे दिया लास्ट नेम, उसका डॉट लगाया, आई होप यू आर फाइन, सेव करूँगा, मेरे पास वही चीज़ आएगी। क्लास वाली बात क्लियर हुई। ये होते हैं हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स। अब हमें कहीं भी प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हमें इन्वर्टेड कॉमास देने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल स्ट्रिंग में मैसेज लिखा और जहाँ पे भी आपको किसी वेरिएबल को कॉल करना है तो आप डॉलर और पैरेंथेसिस के साथ दे सकते हैं। क्लास ये वाली बात क्लियर हुई सबको? ठीक है क्लास, तो अब हम काम ये करते हैं, अब हम आते हैं अपनी क्विज ऐप पर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके बल्कि एक अलग फोल्डर बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे आके मैंने लिखा क्विज ऐप। ठीक है, इसके अंदर आया cmd कोड स्पेस डॉट। ठीक है, अच्छा क्लास, जो UI है जो अभी आपको क्विज ऐप दिखाया है वो मैं कॉपी करूँगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है और हम लोग फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं। UI तो आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ UI को कॉपी करूँगा और जो फंक्शनल पार्ट है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने करा cmd कोड स्पेस डॉट। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं, अच्छा मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने करा क्या है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ गया हमारा, एक मिनट। ठीक है, इसको मैं पूरे को कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद उसकी स्टाइल को मैंने करा यहाँ से कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये दो काम हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, इसको कॉपी बात करके हम चेक कर लेते हैं। ठीक क्लास, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो हमारी क्विज एप्लीकेशन है कि यहाँ पे एक सवाल हो और यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शंस हो। ठीक है, कुछ इस तरीके की UI बन चुकी है हमारी। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले बता देता हूँ मैंने क्या करा। मैंने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कनेक्ट करी हुई है। ठीक है क्लास, सॉरी जावास्क्रिप्ट नहीं, बूटस्ट्रैप यहाँ पे मैंने कनेक्ट करी हुई है। सिंपल मैंने एक बॉडी बनाई, यहाँ पे एक इमेज है नहीं तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज का आइकन भी आ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक ये कंटेनर है जिसमें H3 में क्विज ऐप है और उसके सामने हमारा ये करंट क्वेश्चन है। अच्छा होगा क्या कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी लेंथ यहाँ पर आएगी और हम कौन से क्वेश्चन पर हैं वो नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा इस ऑरेंज लाइन पे। उसके लिए हमने यहाँ पे बना रखा है एक डिव बनाया। डिव के अंदर हमने एक H3 का एलिमेंट पास करा, उसको आईडी दे दी डिस्प्ले क्वेश्चन। ठीक है, और उसको हमने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, इस आईडी के थ्रू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू इसके अंदर वो जो क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे और इस नेक्स्ट से पहले 4 बटन्स आएंगे। ठीक है, उसका भी हमने एक डिव यहाँ पे बना लिया और उसके बाद हम ऑप्शंस पे या इस पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन यहाँ पे पहले से बना के रखा है और जब हमारे तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी
तो उसकी एक छोटी सी यूआई बना के रख दी है कि योर रिजल्ट की हेडिंग आएगी और एचटीएमएल में उसकी परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, मैं क्या काम करता हूँ, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों को भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी टॉपिक के अगर चाहिए हो। ठीक है, ये क्योंकि टाइम जाता अगर मैं बनाता तो अब क्या हुआ है कि var क्वेश्चन इक्वल टू एक एरे है और एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब जब मैं फॉर एग्जांपल var क्वेश्चन इक्वल टू एरे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन है जो हमें यूआई पर डिस्प्ले करवाना है। 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस हमें यूआई पर डिस्प्ले करवाने हैं और जो करेक्ट आंसर है वो ये है। ठीक है, तो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। यूज़र किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करेगा और वो देखना है कि वो क्लिक और हमारे इस करेक्ट आंसर का क्लिक अगर मैच हो जाएगा तो हम मार्क्स में 1 इंक्रीमेंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सवाल आते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इनको गेट करना हुआ, मैंने कहा क्वेश्चंस, अब जाहिर सी बात है एक एरे के अंदर है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मुझे एरे के 0 इंडेक्स को टारगेट करना है तो मैं इस चीज़ को टारगेट कर लूँगा। कैसे? मैंने कहा क्वेश्चन के 0 इंडेक्स पे क्या है। ठीक है, मैं कॉपी पास करके चेक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैंने खोला इंस्पेक्ट एलिमेंट, मुझे यहाँ पे मिल गया एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें। क्लास बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा कि मैं एरे के इंडेक्स नंबर से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर लूँगा। क्लास ये वाली बात क्लियर हुई? सबको जल्दी से बताएंगे। देखिए सिंपल मैंने क्या करा है कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, मुझे लिखना पड़ता, मैंने वार क्वेश्चन इक्वल टू जो नॉर्मल एरे बनता है ना, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके एरे के पैरेंथेसिस इस तरह आप जो बनाते हैं, मैंने भी वही काम करा है, लेकिन इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिए मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास कर दिए ये वाले। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। अब क्या हुआ कि मुझे अगर इसको इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो console.log पे क्वेश्चंस, चूंकि एक एरे में है तो मैंने एरे का सिग्नेचर बनाया और 0 इंडेक्स मैंने कॉल कर दिया, तो मैं इसको एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, तो सिंपल मैंने ये काम करा हुआ है। क्लास ये वाली बात सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा, तो अब हम काम करते हैं हमारे फंक्शनल पार्ट पे। ठीक है, अब मुझे करना ये है क्लास कि सबसे पहले ऊपर आया, पहले मुझे क्वेश्चन दिखाना है। ये H3, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है एक H3 जो कि हमारा ये है ऑरेंज कंटेनर। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाना है और मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ है, तो मैं पहले आईडी के थ्रू इस H3 को टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे आया, मैंने कहा डिस्प्ले क्वेश्चन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन को टारगेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब मुझे ऑप्शंस को टारगेट करना है। ऑप्शंस के लिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, कहाँ बनाया था, ऑप्शन पेरेंट। ठीक है, तो हमने बनाया था ये। अब मुझे इस डेफ को टारगेट करना है। ठीक है, मैंने डेफ को टारगेट करा, यहाँ पर आया, मैंने कहा वार ऑप्शन पेरेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ऑप्शन पेरेंट जो मैं यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन का H3 एलिमेंट गेट कर लिया और डेफ गेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे एक और चीज़ करनी है। वो क्या चीज़ है, यहाँ पर आके अब मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब जितनी मेरी एरे की लेंथ है ना उतने यहाँ पे क्वेश्चन दिखने चाहिए। अभी तो मैंने 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मेरे एरे के अंदर 6 सवाल है तो मुझे यहाँ पे 6 देने, तो मैं इसकी आईडी गेट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर आया, मैंने कहा वार टोटल क्वेश्चन नंबर
इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके अंदर मैंने दे दिया टोटल क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह करंट क्वेश्चन कौन सा चल रहा है मेरा, जो कि यहाँ पर है करंट क्वेश्चन, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे करंट क्वेश्चन दिखाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे गया करंट क्वेश्चन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके अंदर दे दिया मैंने करंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये 4 चीज़ें हो गई और उसके बाद मुझे दिखाना है क्विज डिस्प्ले। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं पेरेंट पे बॉडी के पहले डेफ के अंदर मैंने एक आईडी दी हुई है क्विज डिस्प्ले, ठीक है। इसको भी मुझे गेट करना है जब तक ताकि मैं इस एरे के ऊपर जब मैं लूपिंग कर सकूं तो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दें, ठीक है। तो मैंने कहा वार क्विज डिस्प्ले इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके अंदर मैंने ये आईडी पास कर दी, ठीक है। अच्छा, मैंने इतना काम करा और उसके बाद मुझे देना है वार एक इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। ये इंडेक्स की वैल्यू मैंने क्यों वेरिएबल बनाए इसका मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, और मार्क्स जो मेरे कैलकुलेट होते रहेंगे, ठीक है। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे दिया। अगर सवाल मेरा करेक्ट होगा जो यूज़र ने दिया तो मार्क्स में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। पहले मुझे क्वेश्चंस को शो करवाना है, ठीक है। मैंने करा फंक्शन शो क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर आके अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन कहाँ पे करवाना है, नीचे आएंगे इस H3 के अंदर। तो डिस्प्ले क्वेश्चन को मैंने चूँकि एक आईडी पास की हुई थी यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँगा, ठीक है। डॉट इनर HTML, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ आपके पास कुछ अंदर कुछ हो ना यहाँ पे, तो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। इनर HTML इक्वल टू, अब मुझे पास किसी भी तरीके से इस एरे की 0 इंडेक्स में इस प्रॉपर्टी को पास करना है। मतलब मुझे पहला क्वेश्चन दिखाना है ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन के एरे को टारगेट करना है, इसके 0 इंडेक्स की ये वाली प्रॉपर्टी को टारगेट करना है। तो क्वेश्चंस हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नीचे आएंगे क्वेश्चंस टारगेट करा, कौन सा, ये है हमारी इंडेक्स वैल्यू। अब आपको समझ में आया मैंने इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू 0 क्यों दिया। इनिशियल वैल्यू 0 है, अब क्या हुआ क्वेश्चंस के 0 इंडेक्स पे, अब उसने टारगेट कर लिया यहाँ पे ऊपर इस चीज़ को। अब मुझे डॉट क्वेश्चन करना है तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। मैं करता हूँ डॉट क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। शो करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। शो क्वेश्चन को मैंने कॉल करा, सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, रिफ्रेश करा, देखें क्लास मेरे यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ गया। क्लास वाली बात क्लियर होती है, सबको जल्दी से बताएंगे। जी क्लास, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन है वो तो आ गया, अब हमें ऑप्शंस चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस के ऊपर अब हम लगाएंगे लूप, ठीक है। कैसे लगाएंगे, मैं नीचे आया, मैं लगाया फॉर var I इक्वल टू 0, I लेस देन। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। अब हमारे इस एरे के अंदर ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ऑप्शंस के अंदर एक एरे है, उस एरे के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब मुझे ऑप्शंस के अंदर लूप चलाना है, और लूप कब तक चलेगा, जब तक जितनी इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैंने कहा क्वेश्चन इंडेक्स वैल के अंदर क्या है हमारे पास 0 डॉट ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस की लेंथ तक चले। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई। मतलब ये जो लूप चलेगा किसके ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर। लूप कब तक चलेगा, जब तक इसकी वैल्यूज एंड ना हो जाए, 1 2 3 4, ठीक है। क्या करा मैंने, var I इक्वल टू 0, I लेस देन क्वेश्चन, इंडेक्स हमारा 0 है, उसके अंदर ऑप्शंस की प्रॉपर्टीज हैं और उसके अंदर जितनी लेंथ है वहां तक चला है। जी क्लास,
ये वाली बात सबको समझ में आई, लूप किस तरह चल रहा है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमें करना ये है कि हम एक वेरिएबल बनाना है var ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चंस का इंडेक्स वैल्यू डॉट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस हमारे आई। ठीक है, अब होगा क्या कि var i इक्वल टू 0, i लेस देन क्वेश्चन के इंडेक्स 0 के ऑप्शन में जितनी लेंथ होगी उस ऑप्शन के अंदर जो एरे है उसकी जितनी लेंथ होगी तब तक लूप चलेगा। ठीक है, और वो जो लूप चलेगा वो हमने एक इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया। उसके बाद var जो करेक्ट वैल्यू है उसको भी हमने एक चीज़ में कर लिया, क्वेश्चंस के इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स के अंदर जो करेक्ट आंसर का प्रॉपर्टी है हमने गेट करा इसको। ठीक है, हमने इसको गेट करा, एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। ठीक है, अब हमें बस क्या करना है, अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, अब उसको इस आईडी के थ्रू गेट करना और उसके इनर एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे उनके ऑप्शंस को यहाँ पे पेस्ट करना है। कैसे करेंगे? अब हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट रिटर्न्स जो अभी हमने यूज़ करा, उससे हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। हमने इसको कॉल करा, इसके इनर एचटीएमएल में आए और यहाँ पे प्लस इक्वल टू, ये आप सब इस चीज़ से वाकिफ होंगे, इसमें ऐड भी कर दो और इसके बराबर भी कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज़ करा टेम्पलेट रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया एक बटन। ठीक है, और इस बटन के अंदर मैंने दिया, अब मुझे वो वैल्यू पास करनी है। कैसे करूँगा? क्वेश्चंस का जो इंडेक्स है, ठीक है, और उसके जो ऑप्शंस हैं डॉट ऑप्शंस आई। ठीक है, यहाँ पे हमें वो पूरी चीज़ें मिल रही थी, हमने वो चीज़ उठा के इस बटन के अंदर पास कर दिया। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करा, हमारे पास यहाँ पे चारों ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अच्छा अब इनको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। क्या करता हूँ मैं, इस बटन के अंदर आया, मैंने क्लास दी btn p-3, चूँकि मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है क्लास, उसके बाद मैंने दिया टेक्स प्राइमरी राउंडेड पिल। ठीक है, तो अच्छा बैकग्राउंड दे देते हैं bg डेंजर। bg टेक्स्ट वाइट। ठीक क्लास, तो हमारे पास क्या हो गया कि एक हमारा क्वेश्चन आ गया और हमारे पास मल्टीपल उसके ऑप्शंस आ गए। ठीक है, इसको मार्जिन दे देता हूँ थोड़ी सी मैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आती है यहाँ तक? जी क्लास जल्दी से बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा काम हो गया। अच्छा अब एक काम रह गया, इसको अपडेट करना। ठीक है, हम कौन से क्वेश्चन पर हैं और कितने क्वेश्चंस हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? हम आते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम लोग फॉर लूप से बाहर आएंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर हमने ऊपर डिक्लेयर करा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू जो हमारे क्वेश्चंस जो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, तो हमारे पास 6 हैं तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, और करंट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, उसको गेट करने के लिए हमारे पास इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू इंडेक्स +1। अच्छा अभी हमारे पास करंट इंडेक्स कौन सा था, 0 और +1, मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर अभी 1 चल रहा है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा
जब हम एक और फंक्शन बनाएंगे। ठीक है क्लास, यहाँ तक बात क्लियर है? अभी जितना काम करा हमने, कोई सवाल है तो पूछे। ठीक है, अच्छा अब हमारा ये काम हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन शोज हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक ऑन क्लिक लगाया इस बटन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके ऊपर एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब हमें करना ये है कि अब हमें चेक करवाना है। अच्छा, उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम पहले ऑप्शंस को चेक करवा लेते हैं अपने एरे की करंट ऑप्शन से। मींस के मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, वरना अगर मैंने आपको ये फंक्शन वाला क्वेश्चन बना दिया तो आप थोड़े कंफ्यूज ना हो जाएं। अच्छा, पहले मैं चेक क्वेश्चंस एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास दो पैरामीटर होंगे, ऑप्शन वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास होगा करेक्ट वैल्यू। ठीक है, ये दो हमारे पास पैरामीटर है। ठीक है, अच्छा अब ये हमें पास करने हैं एक बटन के ऊपर। ठीक है, ये जो मैंने बटन बनाया ना क्लास, इसके अंदर मुझे लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के अंदर क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे यूज़ करने अपने टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, मैंने एक यूज़ करा जो हमारा ये ऑप्शन वैल्यू है ये। ठीक है, और कॉमा लगा के दूसरा पैरामीटर लिया मैंने जो ये वाली वैल्यू। ठीक क्लास, करा मैंने ये कि एक बटन तो बनाया मैंने, अब इस बटन के अंदर हमारे तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं। उस बटन के अंदर मैंने एक ऑन क्लिक लगाया। ठीक है, ऑन क्लिक किस पे लगाया मैंने, इस चेक क्वेश्चन पर। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, चेक क्वेश्चंस, और इसके पैरेंथेसिस में मैंने पास कर दी दो वैल्यूज़। ठीक है, अब क्या होगा, जो करंट ऑप्शन होगा उसकी वैल्यू वो उठाएगा और उसका करेक्ट आंसर उठाएगा। ठीक है, और वो दो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि अगर क्या चीज़ है हमारी, जो ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन वैल्यू अगर बराबर होगी हमारी करेक्ट वैल्यू के। ठीक है, तो क्या कर दो, मार्क्स में इंक्रीमेंट कर दो। अब ये मार्क्स क्या चीज़ है, जो मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 पास की थी। ठीक है, और इसको हमें कंसोल भी करवा दो। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि यूज़र आया, उसने किसी भी एक बटन पे क्लिक करा। अब क्या होगा, इससे क्लिक करने पर इसकी वैल्यू, इस ऑप्शन की वैल्यू, और हर ऑप्शन के अंदर जो करेक्ट आंसर है उसकी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमें इस पैरामीटर में मिल जाएगी। और फिर हम चेक करवा लेंगे कि अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो मार्क्स में इंक्रीमेंट कर दो। अच्छा, अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। ठीक क्लास, मतलब क्या करेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चले जाएगा और वो चेक भी कर लेगा कि जो यूज़र ने ऑप्शन सेलेक्ट करा है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस पे आए और हमने पहले चेक करा, हमने लिखा इंडेक्स वैल्यू +1 इक्वल टू क्वेश्चंस डॉट लेंथ। अब इसका क्या मतलब है, हमें पहले चेक करवाना है। अच्छा, यूज़र तो क्या करेगा, ऑप्शन पे क्लिक करेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करता जाएगा। हमें पहले चेक करवाना है कि फॉर एग्जांपल इंडेक्स वैल 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, जब तक इसके जो ऑप्शंस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर वो बराबर होगी क्वेश्चन की लेंथ के, मतलब अगर 6 सवाल पूरे हो गए, ठीक है, तो हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, रिजल्ट डिस्प्ले करवा देना है। और अगर सवाल पूरे नहीं हुए तो इंडेक्स वैल के अंदर इंक्रीमेंट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ और उसके बाद इस शो क्वेश्चन को कॉल कर दो। मीन्स अब क्या होगा,
इंडेक्स प्लस प्लस इंडेक्स वैल्यू पे अब क्या होगा, ये 0 से 1 हो जाएगा। जब 1 होगा 1 आएगा यहाँ पर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी फिर वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद फिर वो ये फंक्शन तब तक कॉल होता रहेगा जब तक हमारे पास एरे की जो लेंथ है ये तब तक हमारे पास चलता रहेगा। क्लास वाली बात सबको समझ में आई? बिल्कुल होने चाहिए हाफिज़ उमर, 5 सवाल होने चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना, मैं यहाँ पर आता हूँ, हम जो बिल्कुल होने चाहिए, एरे के 0 से स्टार्ट होने चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे ऑलरेडी करंट 0 कर दिया है ना। अब करंट जो क्वेश्चन होगा हमारे पास वो तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये जो पहला सवाल जो हमें शो हो रहा है ये तो इंडेक्स 0 का क्वेश्चन है और इंडेक्स 0 के ये ऑप्शंस हैं, लेकिन सवाल तो 1 होगा ना हमारा। जो डाटा होगा वो इंडेक्स 0 से आएगा, लेकिन जो हमारा करंट क्वेश्चन होगा वो होगा 1, ठीक है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब यूज़र क्लिक करेगा, ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद, तो वो पहले ये चेक करेगा कि क्वेश्चन की जो लेंथ है क्या वो बराबर हो चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल 6, अगर हम सिक्स वाले सवाल पर हैं, 6 और टोटल 6 क्वेश्चन है, अगर वो बराबर हो गए तो रिजल्ट डिस्प्ले करवा दो, अगर नहीं हुए तो इंडेक्स में प्लस प्लस करवा दो। इंडेक्स वैल क्या है हमारे 0, अब प्लस प्लस करवा दो तो 0 से क्या हो गया, वो 1 हो गया। अब 1 यहाँ पर आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर उसके सारे ऑप्शंस आएंगे, फिर उसके बटन, उसकी वैल्यू भी आएगी, फिर वो चेक करेगा। तो ये पूरी साइकिल चल रही है, ठीक है। अच्छा, अगर ये हो जाता है तो रिज़ल्ट हमारे पास एक वेरिएबल था यहाँ पे क्विज डिस्प्ले, ठीक है। क्विज डिस्प्ले को मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, ठीक है। नन को आप नन कर दो। और अच्छा, अब मुझे वो रिज़ल्ट दिखाना है, तो रिज़ल्ट दिखाने के लिए इस रिज़ल्ट डिस्प्ले की पहले गेट कर लेते हैं इसका एलिमेंट। रिज़ल्ट डिस्प्ले वार रिज़ल्ट डिस्प्ले इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना है तो उसके स्टाइल को मैं कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। मैंने ये काम कर दिया और अब उसके बाद मैंने लिखा, अच्छा ऐसा करने से अब क्या होगा कि मेरा रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक करा, नेक्स्ट सवाल पे ये नहीं जा रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट मैंने कनेक्ट नहीं की है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, शो क्वेश्चंस, ठीक है। इसको रिफ्रेश करा हमने, HTML नेक्स्ट पेज पे चला गया। अच्छा, वो पुरानी वाली वैल्यूज़ को लेकर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, तो चलो इसको हैंडल करते हैं। उसके बाद फिर CS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, फिर जावास्क्रिप्ट आ रहा है, फिर क्या सवाल है, DOM स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और फिर क्या है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर है ROM रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट तो हमें दिखा रहा है। अब मसला ये आ रहा है, इसको कॉपी बात करके दोबारा चेक करते हैं हम, कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो सवाल उसी के नीचे आ रहे हैं, मतलब ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। तो इसको देख लेते हैं क्या मसला हो रहा है। ऑप्शन 0,
ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स वैल बिल्कुल सही काम कर रहा है। ऑप्शन वैल्यू, करंट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वो मिल गए हमें। अच्छा, क्या गलती हो रही है हमसे? अच्छा, एक सेकेंड, अगर मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आप चेक करते हैं। हम पेज रिफ्रेश करा, नहीं, अब भी वही मसला आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास? अनएक्सपेक्टेड टोकन 78। क्यों हो रहा है ऐसा? जी क्लास, कोई मुझे बता सकता है क्या गलती करी है मैंने? चेक क्वेश्चंस इक्वल टू मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, चेक क्वेश्चंस हमने यहाँ पे पास कर दिया। बटन के ऑन क्लिक इक्वल टू, अच्छा, सही सही सही, ये हमने थोड़ा गलत ऑन क्लिक लगा दिया। इसको दोबारा देखते हैं। मैंने क्या करा, ऑन क्लिक इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, उसके अंदर हमें लिखना है वो फंक्शन। आई थिंक शायद इसकी वजह से एरर आ रहा होगा मेरे पास। नीचे आया, इसको करा कॉपी, यहाँ पे आके मैंने वो फंक्शन पेस्ट करा, ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देने, और अब मैं वो वैल्यू ऑप्शन की, ठीक है, उसकी वैल्यू और अपनी करंट वैल्यू उसको गेट करूँगा, ठीक है। अब हमारे पास शायद काम चल जाए, ठीक है। हाइपर, अच्छा, अब भी दोबारा चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। टोटल इन HTML क्वेश्चंस डॉट लेंथ, करेक्ट आंसर, अच्छा, अब समझ में आ गया मुझे। अच्छा क्लास, एक मिनट, मुझे समझ में आ गया। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा है तो पुराने वाले क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो रहे, तो क्या करता हूँ मैं, ऑप्शन पेरेंट डॉट इनर HTML इक्वल टू एम्प्टी। हाँ, ऐसा करने से हमारा काम हो जाएगा। दोबारा रिफ्रेश करा, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है क्लास। तुम्हारे पास ये इशू ख़त्म हो गया। CS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट, DOM स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया। तो क्लास, हमारी ये एक छोटी सी क्विज़ एप्लीकेशन थी जो हमारी बन चुकी है। मुबारक हो, और कोई सवाल है तो पूछ लें आप हमसे। जी क्लास, कोई सवाल है यहाँ तक? ये कोड क्विज़ ऐप का आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग घर में भी इसकी प्रैक्टिस करें और इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टाइमर लगा सकते हैं 5 मिनट का या 2 मिनट का, कि 2 मिनट के अंदर एक क्विज़ ख़त्म करना है। और अगर टाइम ख़त्म हो गया तो फ़ौरन वो क्या करें, रिज़ल्ट बता दें कि आपके टाइम अप हो चुका है और आपके रिज़ल्ट के मार्क्स इतने। जी, मैं काफ़ी फास्ट गया हूँ लेकिन क्या है कि आप लोगों का काम ये है कि काम तो हमारा हो गया है, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है।
अब आप लोग के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप लोग हम आपको एक कोड दे देंगे, आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। ये वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। मैं दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को, ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा। आप दोबारा मेरी वीडियो देखिएगा और उसके थ्रू पर समझने की कोशिश करिएगा कोड को, तो आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। अच्छा क्लास, मैंने क्या करा, मैं दोबारा समझा देता हूँ कोड को। देखें मेरे पास, देखें सिंपल HTML CSS तो आप लोग नॉर्मली लिख लेंगे, ठीक है। मैंने क्या करा, एक एरे ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, सबसे पहले टारगेट करा, जो ये डिस्प्ले क्वेश्चंस का तो हमारे पास ये जो ये था H3 की आईडी थी डिस्प्ले क्वेश्चंस। इसके अंदर कुछ नहीं था, इसके अंदर क्या आएगा, हमारा वो क्वेश्चन आएगा जो हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू भेजेंगे। हमने पहले इस H3 को टारगेट कर लिया डिस्प्ले क्वेश्चन से, फिर ऑप्शन पेरेंट जो कि इस डिफ के अंदर, इस डिफ को आईडी दी ऑप्शन पेरेंट। अब इसके अंदर सारे वो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। एक ये काम करा हमने। टोटल क्वेश्चन नंबर जो कि हमने यहाँ पे ऊपर दिए हुए थे बाय डिफ़ॉल्ट 10, इसको आईडी दी थी, इसको हमें चेंज करना था, जो हमारी एरे की लेंथ होगी उतने हमारे टोटल क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद करंट क्वेश्चन, हम कौन से करंट क्वेश्चन पर हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0 दिया हुआ था। जब हमने इसको अपडेट करा था आईडी के थ्रू तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अपडेट हो चुका था। फिर क्विज़ डिस्प्ले, क्विज़ को डिस्प्ले करवाना था, मैंने पहला डिव बनाया, उसको आईडी दी थी क्विज़ डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट डिस्प्ले, मतलब एक डिव बनाया था, उसको आईडी दी थी रिज़ल्ट। जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं तो मैं रिज़ल्ट दिखा दूँ। और उसके बाद हमने 2 वेरिएबल्स बनाए थे, इंडेक्स वैल और मार्क्स के नाम से, और उनको इनिशियल वैल्यू 0 दे दी थी। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया शो क्वेश्चंस। अब मुझे क्या करना था, पहले क्वेश्चंस को शो करवाना था, ठीक है। मैंने डिस्प्ले क्वेश्चंस ऊपर डिक्लेयर कर लिया था, उसके वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉपी करा, उसके इनर HTML पे मैंने क्वेश्चंस के 0 इंडेक्स का प्रॉपर्टी दे दी थी क्वेश्चंस की, जो हमारे पास ये है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स वैल क्या चीज़ है, जो ये है, इनिशियल वैल्यू 0 थी तो क्वेश्चंस के 0 इंडेक्स पे डॉट क्वेश्चंस, मतलब उसे टारगेट करा 0 इंडेक्स पे क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी को, तो हमें हमारा क्वेश्चन मिल गया। उसके बाद हमने लूप चलाया उनके ऑप्शंस पे। मैंने कहा फॉर var I = 0, I लेस देन क्वेश्चंस, और यहाँ पे हमारी इनिशियल वैल्यू 0 है, डॉट ऑप्शन मीन्स ये चीज़, डॉट ऑप्शन के प्रॉपर्टी पे जाओ और उस एरे की जितनी लेंथ है ना उतना हमारा लूप चलाओ, और फिर I++ कर दो। उसके बाद जो वो ऑप्शंस आ रहे थे उनको मैंने एक वेरिएबल में गेट कर लिया, और करेक्ट आंसर को भी मैंने एक वेरिएबल के अंदर गेट कर लिया। करेक्ट आंसर कहाँ से आ रहे थे, हमने एक प्रॉपर्टी दी है यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर, ये हमने काम कर लिया। उसके बाद हमने टोटल क्वेश्चन नंबर जो ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर करा था, टोटल क्वेश्चन कितने हमारे पास, उसके इनर HTML में हमने वो क्वेश्चन की लेंथ डाल दी। तो क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, 6 है हमारे पास, तो वो 6 हमारे पास आ गई। और उसके बाद करंट क्वेश्चन डॉट इनर HTML, करंट कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास, 0+1, 0 हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि शो क्वेश्चन हो गया हमारे पास, और क्या होगा कि अब क्या करेगा यूज़र, क्वेश्चन को देखेगा और ऑप्शंस पे क्लिक करेगा। तो फिर जो ऑप्शंस है वो हमारे पास एक बटन है, उस बटन पे मैंने ऑन क्लिक लगाया एक फंक्शन, ठीक है। जब यूज़र किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन की 2 वैल्यूज़ मेरे पास उठकर आ जाएंगी। कौन कौन सी, एक वो करेक्ट वैल्यू और एक वो खुद ऑप्शन, ठीक है। नीचे आया, चेक क्वेश्चन का एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर 2 पैरामीटर मैंने पास कर लिए। अगर जो यूज़र ने ऑप्शन सेलेक्ट करा है वो और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो अगर बराबर होंगे तो मार्क्स में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, और वो दूसरे सवाल पे चले जाएगा। मीन्स कि जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैंने क्लिक करा, उसने चेक करा और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे भेज दिया, इसका ये मतलब है। क्लास इतनी बात क्लियर होती है सबको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कुछ भी नहीं करा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोगों ने फिर एक कंडीशन लगाई कि यूज़र जो करंट क्वेश्चन पर है, अगर फॉर एग्जांपल यूज़र है 4th क्वेश्चन पर और टोटल है 6 क्वेश्चन हमारे पास, अगर वो
बराबर नहीं है तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाओ उसको, क्वेश्चन पे इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सब जगह 1 आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, न्यू ऑप्शंस आ जाएंगे, या तो ये कर दो। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चंस यूज़र ने तमाम 66 क्वेश्चंस के सवालात के जवाब दे दिए, अगर वो बराबर है हमारे एरे की लेंथ से, तो क्या करो, क्विज जो हमने डिस्प्ले करवाया है उसको डिस्प्ले नन कर दो, और मतलब स्क्रीन क्विज की जो स्क्रीन है उसको डिस्प्ले नन कर दो, और जो रिजल्ट की जो स्क्रीन है उसको विजिबल कर दो। ठीक है, तो सिंपल ये, इसमें मैंने कोई भी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करी, सिंपल जो हमने पढ़ा था सिर्फ वो यूज़ करा है। सिर्फ एक नई चीज़ है टेम्पलेट रिटल्स। ठीक है, आप इनर एचटीएमएल के थ्रू टेम्पलेट रिटल से भी बटन बना सकते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? ठीक है क्लास, मैं दोबारा रन करता हूँ। HTML स्टैंड्स फॉर, मैंने ये रॉन्ग सवाल कर दिया, कास्केडिंग स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट, HTML, रीड ओनली मेमोरी, HTML। अच्छा, अभी हमारे पास सवाल 100% आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसकी वजह ये है कि हमने रिज़ल्ट तो दिखा दिया, अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो परसेंटेज भी, हमें परसेंटेज को भी गेट करना पड़ेगा। मतलब जितने सवाल सही हुए हैं, अब जो मेरे सवाल सही हुए गलत हुए हैं वो किस में आए, वो मेरे इस मार्क्स में आए। ठीक है, तो मुझे इस मार्क्स को उस परसेंटेज से गेट करवाना पड़ेगा। तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ ऊपर आऊँगा और यहाँ पर आया, मैंने इसकी आईडी, मुझे परसेंटेज दिखानी ना कितने सवाल सही हुए मेरे। मैं यहाँ पर आया, बार परसेंटेज, इसको कॉपी करेंगे, इक्वल टू गेट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर मैंने वो परसेंटेज उठा ली। ठीक है, मतलब मैंने इस H2 को गेट कर लिया। ठीक है, अब करना ये है, मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, जब मेरे पास जब मेरे पास रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद यहाँ नीचे आके मैंने कहा बार टोटल परसेंटेज का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। मार्क्स जो मेरे आए हैं डिवाइड करना है मुझे क्वेश्चंस की लेंथ से। ठीक है, लेंथ से करा मैंने और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सबको पता है परसेंटेज कैसे निकलती है। जो मार्क्स हैं हमारे पास, जो यूज़र ने गेट करें, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी परसेंटेज गेट हो जाएगी। कुछ नहीं, बस परसेंटेज को ऊपर से कॉल करें, उसके इनर HTML में आप वो टोटल परसेंटेज का वेरिएबल दिखा दें। अच्छा, मैं सेव करता हूँ। अब आप देखिएगा, अब हमारा काम हो जाएगा। अब HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। मैंने एक सवाल गलत कर दिया, HTML पे क्लिक करा, फिर CS स्टैंड्स फॉर रैम पे कर दिया मैंने, JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एक सही कर दिया मैंने, DOM स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे सही कर दिया, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, मैंने रीड ओनली मेमोरी कर दिया, फिर ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी होता है, मैंने कर दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, क्यों भाई? परसेंटेज, एक मिनट, कॉपी पेस्ट, टोटल परसेंटेज मार्क्स, एक मिनट, हमारे पास मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? जी क्लास, कोई बताएगा क्या इशू आ रहा है? मैंने यहाँ पे कंसोल लगाया हुआ, मार्क्स को पहले चेक करके देखते हैं आ क्या रहा है। रिफ़्रेश करा, HTML, कंसोल नहीं चल रहा मेरा। फंक्शन चेक क्वेश्चंस, मेरा कंसोल नहीं चल रहा। चलें क्लास, ये एक एरर है।
अभी चूँकि क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है, ये कोड आपको दे दिया जाएगा, आप लोग देखिएगा इसमें क्या इशू आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस इशू को पहले रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले इस चीज़ को देखेंगे कि क्या इशू है, और उसके बाद फिर हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आई थिंक रिएक्ट करते हैं या नेक्स्ट जेएस करते हैं, वो फिर हम आगे जाके देख लेंगे। ठीक क्लास, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।